प्रयास और कामयाबी जिस दिन पास में रख लोगे, यकीन है उस दिन सूरज बन के चमकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है, यानी लंग्स होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन, आइए देखते हैं होता क्या है। उसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीवधारी के शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। आइए हम श्वसन का एक और परिभाषा देखते हैं। किसी जीवधारियों के शरीर में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण ही श्वसन कहलाता है। आप लोग अभिक्रिया में देख रहे होंगे कि भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और ऊर्जा और जल हमारे शरीर में ही रहते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस क्रिया के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है अथवा ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है। अब हम देखेंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। एटीपी होता क्या है? यह एक उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं जो कि कोशिकाओं में ऊर्जा वाहक का कार्य करते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा वाहक अणु भी कहा जाता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के बाद उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। कोशिका में जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां एटीपी टूटकर एडीपी में बदल जाता है, जिसके बाद ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। एक अणु एडीपी से एटीपी के निर्माण के लिए 12 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एटीपी को कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। आइए देखते हैं श्वसन के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम आक्सीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। पहला देखते हैं वायवीय श्वसन या आक्सीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, जैसे मानव और विकसित जीवों और हरे पेड़ पौधे। इसमें वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज जो होता है यानी खाद्य पदार्थ जो होता है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। जिन जीवों में वायवीय श्वसन होता है उसे वायवीय जीव कहते हैं। आइए सेकंड देखते हैं अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव, छोटे जीव, फिताकृमि, इष्ट इत्यादि। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है लेकिन कम मात्रा में टूटता है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोलते हैं, या ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। जिन जीवों में अवायवीय श्वसन होता है उसे अवायवीय जीव कहते हैं। रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं भिन्न पथ द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज जो होता है वो पाइरूवेट में टूटता है। ये कहाँ पर होता है यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। पाइरूवेट क्या होता है? ये 3 कार्बन अणु होते हैं। पाइरूवेट जो होता है अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। और ये कहाँ पे होता है? ये ईस्ट में, कवक में इत्यादि में होता है। अगर पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। यह कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर यही पाइरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीकृत होता है यानी टूटता है तो लैक्टिक अम्ल
और ऊर्जा बनाता है। ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पेशीय ऊतक में पाया जाता है। जब हम अत्यधिक ऊंचाई पे चलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो हमारा जो पेशीय ऊतक है वो दर्द करने लगता है। मांसपेशियाँ जो होती हैं वो दर्द करने लगती हैं। तो वहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक अम्ल के फॉर्म में जम जाता है, इसलिए हम लोग को दर्द होता है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये जो क्रिया होती है ये कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन को वायवीय और अनऑक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है इसमें, मतलब ग्लूकोज जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह बहुकोश के जीवों में होती है, जैसे मानव, गाय, पक्षी आदि। सेकंड हम देखते हैं अनॉक्सी श्वसन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता, यानी ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। यह सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे ईस्ट, जीवाणु, कवक इत्यादि। अब हम देखेंगे श्वसन अंग। डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नासा गुहा, जिसको इंग्लिश में नेजल कैविटी बोलते हैं। यह मुख गुहा के ठीक ऊपर स्थित होता है। नाक के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाया जाता है। नासा गुहा में छोटे छोटे बाल एवं श्लेष्मा पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो हवा को फिल्टर करने का कार्य करते हैं, और जो श्लेष्मा होती हैं वो धूल एवं जीवाणुओं को शरीर में जाने से रोकती हैं। सेकंड हमारा ग्रसनी, जिसे हम इंग्लिश में फेरिंक्स बोलते हैं। ये श्वसन तंत्र का भाग होता है। यह नासिका से हवा को लेकर स्वरयंत्र में पहुंचाता है, यानी कंठ में पहुंचाता है। इसमें श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलते हैं। इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। तीसरा है हमारा कंठ, जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं। कंठ को स्वर यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह आवाज़ का निर्माण करता है। यह भोजन को हवा के पाइप से अलग रखने का कार्य करता है। स्वर यंत्र के ठीक ऊपर घाटी ढापन यानी एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो कि भोजन के आने पर हवा के पाइप को बंद कर देता है और हवा के आने पर भोजन की पाइप को बंद कर देता है। फोर्थ है हमारा श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। श्वास नली ऊपर से स्वर यंत्र तथा नीचे से फेफड़ों से जुड़ी होती है। श्वास नली बहुत सारे सी आकार के उपास्थि यानी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, अर्थात यह अंगूठी के छल्ले जैसी संरचना होती है। श्वास नली सी आकार के 16 से 20 उपास्थि पाए जाते हैं। जो सी आकार की उपास्थि पाई जाती हैं, इसकी संख्या 16 से 20 होती है, जो कि श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है और यह मजबूती भी प्रदान करती है। फिफ्थ है हमारा श्वसनी, जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं। श्वास नली फेफड़ों में पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। दाईं तरफ के फेफड़ों में 3 श्वसनी तथा बाईं तरफ के फेफड़ों में 2 श्वसनी होती है। सिक्स है हमारा श्वसनिकाएं, जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। श्वसनी आगे चलकर कई सारे शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनिकाएं बोलते हैं। सेवन्थ है हमारा कूपिका, जिसको एल्वोलाई बोलते हैं। यह एक गुब्बारे जैसी संरचना या फिर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, जो कि गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। कूपिका की दीवारें रक्त वाहिकाओं के साथ जुड़ी होती हैं, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और रक्त ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। साथ ही साथ सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कूपिका में छोड़ देता है, और यही कूपिका क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा हमारे श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। दाएं फेफड़े का वजन 625 ग्राम और बाएं फेफड़े का वजन 575 ग्राम होता है, क्योंकि दायां फेफड़ा होता है जो वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। आप लोग को डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। जो हमारा श्वास नली है वो 2 भागों में विभाजित हो गया है, जिसे हम श्वसनी बोलते हैं, और श्वसनी ढेर सारी शाखाओं में विभाजित हो गया है, जिसे हम श्वसनिकाएं बोलते हैं, और इसमें अंगूर के गुच्छे के समान हमारा कूपिका दिख रहा है। आइए देखते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। एक कोश के जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा कोशिका जल्दी से होता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम आदि। अब देखेंगे जंतुओं के श्वसन अंग।
जंतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। श्वास नली जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, गलफड़े क्लूम जिसे हम गिल्स बोलते हैं, फेफड़े जिसे हम लंग्स बोलते हैं। आइए देखते हैं। पहला है श्वास नली यानी ट्रैकिया। कीट, टिड्डा, कॉकरोच, मच्छर आदि में श्वास नली द्वारा श्वसन होता है। सेकंड है गलफड़े जिसे हम क्लूम बोलते हैं। मछली, ऑक्टोपस, मेढक का लार्वा आदि में श्वसन गलफड़े द्वारा होता है। थर्ड है हमारा फेफड़ा यानी लंग्स। मानव, शेर, सांप, छिपकली, पशु, पक्षी आदि में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। अब हम देखेंगे मानव में श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रिया 2 विधि द्वारा पूर्ण होती है। पहला है हमारा प्रश्वास या अंतः श्वसन भी कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है और रक्त के साथ मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचता है और फिर ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं यानी अंतः श्वसन कहते हैं। सेकेंड है हमारा उच्छ्वास या निःश्वसन। इसे एक्सपायरेशन भी बोला जाता है। प्रश्वास के दौरान प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ मिलकर पुनः फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को उच्छ्वास या फिर निःश्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास का स्टेप्स। इसमें क्या होता है? प्रश्वास में ये होता है सिंपल सा कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सेकेंड में क्या होता है? उच्छ्वास में ये होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े द्वारा बाहर निकालते हैं। आइए देखते हैं स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रश्वास का है। इसमें क्या करते हैं हम? वायु क्या करते हैं? नाक के द्वारा फेफड़े में लेते हैं, फिर फेफड़ों में रक्त के साथ कोशिका तक पहुंचता है। फिर रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिससे ब्लड जो होता है हमारा लाल होता है। फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है, अर्थात जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है वो क्रिया करता है ग्लूकोज के साथ। तो क्या करता है? ग्लूकोज का विखंडन कर देता है, अर्थात ग्लूकोज को तोड़ देता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। ये हमारा पहला चरण था। दूसरा चरण हमारा उच्छ्वास का है। सेकंड चरण में हम क्या देखते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा हमें मिला है पहले चरण से, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ये फेफड़े तक पहुंचता है, फिर फेफड़े से नाक के द्वारा वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। अब हम देखेंगे श्वासोच्छ्वास। प्रश्वास तथा उच्छ्वास की क्रिया आपस में मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, अर्थात प्रश्वास मीन्स ऑक्सीजन को ग्रहण करा तथा उच्छ्वास मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। इस क्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए नोट देखते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आइए देखते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन विसर्जन द्वारा होता है। पौधे अपने श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को शरीर के बाहर निकाल देता है, परंतु रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति के कारण, सूर्य के न होने के कारण पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अतः पौधों में श्वसन की क्रिया 3 अंगों द्वारा पूरी होती है, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा और जड़ के द्वारा। पहला देखते हैं पत्तियों द्वारा श्वसन। पत्तियों में उपस्थित रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेता है। सेकंड है तने द्वारा श्वसन। तनों में उपस्थित वात रंध्र यानी तनों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वात रंध्र कहा जाता है, उसी के द्वारा ये श्वसन करता है। थर्ड है जड़ों के द्वारा श्वसन। जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा मिट्टी के कणों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। अब हम देखते हैं रंध्र होता क्या है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। अब हम देखते हैं रंध्र के कार्य। रंध्र के 2 कार्य होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विसरण में और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।